Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today we are going to discuss solution of AITS Flashback 05. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक फिजिक्स सेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे देखो क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है. इसमें बोला जा रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ फॉर अ मेटल A, B and C are respectively 1.8 electron volt, 2.4 electron volt and 3.9 electron volt. According to Einstein equation, the metal which will emits photo electron for radiation of wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम. अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 मेटल है A, B एंड C. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एक हो गया A, डिफरेंट कलर ले लेते हैं B और C, और सबका वर्क फंक्शन दे रखा है. वर्क फंक्शन कितना है तो A के लिए है बच्चे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक. B के लिए कितना है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड C के लिए है 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब बोला जा रहा है कि इस पे रेडिएशन फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, है ना. तो बोल रहा है कि इसमें इनमें से कौन कौन सा मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा. तो चलिए क्या होना चाहिए बच्चे, अगर जो रेडिएशन फॉल कर रहा है उसके फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा. तो हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू क्या हो जाता है hc अपॉन लैम्डा. देख लेते हैं फोटोन का एनर्जी कितना है. अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब इमिट करेगा. तो देख लेते हैं hc का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो 12400 हो जाएगा और एंगस्ट्रॉम हो गया 4000. तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं. ये आ जाएगा 3.1 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो फोटोन का जो एनर्जी है, रेडिएशन जो है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है. ए का वर्क फंक्शन 1.8 ही है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है फोटोन का, है ना. बी से भी क्या है, फोटोन का एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब बी से भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सी से बच्चे कम है तो सी से इजेक्ट नहीं होगा. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3. क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा. अगला सवाल देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. फिगर रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ फोटो करंट I वर्सेज अप्लाइड वोल्टेज. द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज. यहाँ पे बच्चे हमें मैक्सिमम एनर्जी बताना है, डेट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, फोटो इलेक्ट्रॉन. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन का, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब इस ग्राफ को अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे I है, फोटो करंट है और इस पे पोटेंशियल है. अगर इस तरफ देखोगे जीरो पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है. इस तरफ देखोगे नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ है, कहाँ पे आप देख रहे हो फोटो करंट जीरो हो जा रहा है, तो वो हो रहा है -4 वोल्ट पे. मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 4 वोल्ट है. तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा E इंटू 4 वोल्ट, डेट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है. ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चे. ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं, है ना. चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. सोडियम लैंप इमिट्स 12.56 into 10 to the power 24 photons per second. Calculate the distance from the sodium lamp where flux of photon, है ना, flux of photon मतलब number of photons per unit time per unit area is 1 photon per second per centimeter square. ध्यान से पढ़िए क्या बोला जा रहा है. एक सोडियम लैंप है जो कि नंबर ऑफ फोटोन इमिट कर रहा है. इसको आप कैपिटल N अपॉन T
है ना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एक गिवन है और ये कितना है 12.56 इंटू 10⁻24 है ना, पर सेकेंड, हर सेकेंड में इतना फोटोन इमिट कर रहा है। बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सोडियम लैंप वेयर फ्लक्स ऑफ फोटोन्स इज 1 फोटोन पर सेकेंड। तो फ्लक्स जब लिखेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा बच्चे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड अपॉन एरिया, है ना। अब एरिया कैसे लिखोगे, तो देखो ये सोडियम लैंप है, अब सोडियम लैंप क्या कर रहा होगा, इमिट कर रहा होगा फोटोन चारों तरफ, है ना। तो आर डिस्टेंस पे अगर जाओगे लैंप से तो जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4πr², क्या हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स दे रखा है और वो है 1 फोटोन पर सेंटीमीटर, है ना, 1 फोटोन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। और n दे रखा है कितना है 12.56 इंटू 10⁻24, एरिया हो जाएगा 4π और इंटू r², r ही कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ से 4π 12.56 ही होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आप जब r² देखेंगे तो r² हो जाएगा बच्चे, या इस तरफ मल्टीप्लाई होगा जाके तो 10⁻20 और r इक्वल टू हो जाएगा 10⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में आप लिखना चाहते हैं तो 10⁻12 सेंटीमीटर। और इसका सही ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 के अंदर क्या बोला जा रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज रिड्यूस्ड टू 1/4, अगर किसी पार्टिकल को जो कि मोशन कर रहा है उसके वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए 1/4 कर दिया जाए, देन परसेंटेज चेंज इन इट्स वेवलेंथ विल बी, तो उसके वेवलेंथ में कितना का परसेंटेज चेंज आएगा। हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा होता है h/p, और बोल सकते हैं h/t को लिख सकते हैं mv, है ना। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। क्लियर है। अब λ1/λ2 इज इक्वल टू v2/v1, क्या हो जाएगा v2/v1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं लिख सकता हूं, है ना। तो λ1/λ2 क्या बोल रहा है बच्चे, बोल रहा है कि रिड्यूस्ड टू 1/4, ठीक है, किसको, वेलोसिटी को। तो v2 हो गया v/4 और v1 हो गया v। तो λ1/λ2 हम लोग देख रहे हैं 1/4, है ना। डेट इज λ2 हो जाएगा λ1 इंटू 4, ठीक। हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें देखना है इसके अंदर परसेंटेज चेंज, वेवलेंथ में कितने का परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज लिखेंगे तो हो जाएगा λ2 माइनस λ1/λ1 इंटू 100, यही हो जाएगा ना परसेंटेज चेंज। λ2 है बच्चे 4λ1, तो 4λ1 माइनस λ1/λ1 इंटू 100 और ये आएगा 300%। कितना आएगा 300%। और क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज
देर इज अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, सही बात है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी, सही है। तीसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, सारे के सारे सही है। तो ऑल द एबव चॉइसेस आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी बेस्ड सवाल है। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एट स्कैटरिंग एंगल थीटा वेरीज इनवर्सली बाई, तो आप जानते हैं n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin4 थीटा बाई 2 के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाई U इक्वल टू के अपॉन आर का पावर 1/3 एंड बोर मॉडल इज एप्लीकेबल देन। तो ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। U दे रखा है के अपॉन आर का पावर 1/3। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं के इंटू आर का पावर -1/3, है ना। मेरे को क्या लिखना है, मैं फोर्स लिखता हूँ। F क्या हो जाता है, F हो जाएगा -du अपॉन dr। तो ये हो जाएगा 1/3, आगे आ जाएगा तो k अपॉन 3, r का पावर -1/3 -1, और ये हो जाएगा k/3 इंटू r का पावर 4/3 इक्वल टू F। F को हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा mv²/r। तो mv²/r इज इक्वल टू हो जाएगा k/3 r का पावर माइनस में, माफ कीजिएगा, माइनस में 4/3। क्लियर है। वैसा कीजिए, इसमें मैं r² से मल्टीप्लाई कर देता हूं और m से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो mvr का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर मैं r² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी r² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो r³ हो जाएगा। ऊपर m से मल्टीप्लाई किया है मैंने तो नीचे भी m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k/3 r का पावर -4/3। ठीक, 4/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे mvr क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम, जो कि कांस्टेंट होता है। तो L² इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा k/3 r का पावर -4/3 इंटू r का पावर 3 इंटू m, है ना। हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है प्रोपोर्शनलिटी का। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा L² इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3 -4/3। तो L² प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r का पावर 9 - 4 दैट इज 5/3। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बच्चे, और हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं L इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 5/6, है ना। हम लोग जानते हैं L होता है NH/2π प्रोपोर्शनल टू r का पावर 5/6। ठीक। और बोल सकते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 5/6। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है। इसमें r लिखा हुआ है, r प्रोपोर्शनल टू, तो अगर इसको आप इस तरफ लाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल टू, है ना, वो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो n का पावर हो जाएगा 6/5।
5। तो R प्रोपोर्शनल टू 6/5 देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चे? फर्स्ट ऑप्शन। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हमने हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन था, डिफरेंशिएट किया, फोर्स का फंक्शन मिला, फोर्स को हमने लिख दिया mv²/r। फिर mv²/r में ऊपर नीचे मैंने mr² से मल्टीप्लाई किया तो एंगुलर मोमेंटम बन गया, है ना। फिर L² मिला हमें। अब L को हमने रिप्लेस कर दिया NH/2π से और हमें रिलेशन मिल गया रेडियस एंड n के बीच में, r एंड n के बीच में। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है बच्चे? एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 7th शेल इन एन हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ लाइमन इमिशन लाइंस, है ना। इसमें लाइमन का बात कर रहा है, ठीक है। तो कहां से? 7th सेल से। तो 1 2 3 4 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया n=1 और ये हो गया n=7। लाइमन कब कब आएगा बच्चे? जब 7 से 1 में आएगा। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ लाइमन इमिशन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइमन सीरीज में क्या होता है? फाइनल n=1 होता है, इनिशियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए यहां पे ν1 फ्रीक्वेंसी दे रखा है ऑफ सीरीज लिमिट लाइमन सीरीज। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि 1/λ होता है r इंटू n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक। हमें क्या लिखना है बच्चे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो c/λ हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो RC लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। अब मेरे को लिखना है ν1, और ν1 का मतलब क्या है? सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन। मतलब फाइनल 1 हो जाएगा, इनिशियल इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? RC के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? RC के, ठीक है। और ν2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, और यहाँ पे ν2 लिखा गया है। तो ν2 हो जाएगा RC फर्स्ट लाइन। तो फाइनल तो 1 ही होता है लाइमन में, इनिशियल क्या हो जाएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर, तो 1 - 1/4, ये हो जाएगा 3RC/4। ν1 हो गया RC, ν2 हो गया 3RC/4। आगे पढ़ते हैं सवाल, ध्यान से देखिए। अब क्या बोला जा रहा है कि ν3 थर्ड फ्रीक्वेंसी जो है इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द ब्रैकेट सीरीज, है ना। तो ब्रैकेट सीरीज क्या हो जाता है बच्चे? तो ब्रैकेट सीरीज हो जाता है लाइमन बाल्मर पेस्चन ब्रैकेट, यानी कि n इनिशियल फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। और इसमें भी एक कौन सा बोल रहा है? सीरीज लिमिट, मतलब इन्फिनिटी से आया है। तो अगर ν3 लिखूंगा तो ये हो जाएगा R इंटू C इंटू फाइनल हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और इनिशियल क्या हो जाएगा बच्चे? सीरीज लिमिट है तो इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे हो जाएगा RC/16 ν3 RC/16। क्लियर है? अब हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा इन सब के बीच में। ν1 का मतलब है RC, यहाँ पे लिखता हूँ। ν1 का मतलब आया RC, ν2 का वैल्यू आया 3RC/4, और ν3 का वैल्यू आया RC/16। अब इनमें क्या रिलेशन है?
तो देखिए V1 माइनस V2 अगर लिखेंगे, V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा RC माइनस 3RC/4, आ जाएगा RC/4। क्या आ जाएगा? RC/4। क्लियर है? तो और V3 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये भी हो जाएगा RC/4, है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम है। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 इक्वल टू हो जाएगा 4V3। न्यू बोलते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो सही ऑप्शन बच्चे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन लिथियम एंड हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन होगा बच्चे, है ना। 1 दे रखा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हीलियम में कन्वर्ट हुआ तो लिथियम और हीलियम 2 हाइड्रोजन बनेंगे यहाँ पे, प्लस क्यू। द वैल्यू ऑफ एनर्जी क्यू रिलीज्ड इज, देखिए क्यू वैल्यू पूछ रहा है, तो क्यू वैल्यू क्या होता है? क्यू वैल्यू हो जाएगा प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो हीलियम है, हीलियम, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम का दे रखा है 7.1। अब कितना न्यूक्लियॉन्स है इसके अंदर? तो हीलियम के अंदर 4 होता है, 2 हीलियम है तो 8 हो गया। तो 8 इंटू 7.1 माइनस लिथियम, लिथियम का न्यूक्लियॉन कितना है बच्चे? 7। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 5.6। लिथियम का है 5.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56.8 माइनस 7.6, 5.6 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 56 इंटू 7 टू 39.2। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सही ऑप्शन क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का? तो ऑप्शन नंबर आ रहा है बच्चे फर्स्ट, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही किया है न्यूक्लियाई का। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखिए क्या बोला जा रहा है। हेवी स्टेबल न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट न्यूट्रॉन्स आर हेवियर देन प्रोटॉन, electrostatic force between protons are repulsive, neutrons decay into protons through a beta decay, nuclear reaction between neutrons are weaker than that between protons। देखिए हेवी न्यूक्लियाई के अंदर जनरली आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, साइज बढ़ने से, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है और उसके पास उसके न्यूट्रॉन के बीच में जो सिर्फ फोर्स होगा वो न्यूक्लियर फोर्स होगा और अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो जो रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन का,
उसको कंपनसेट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, हायर न्यूक्लियाई में ज़्यादा होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स आर रिपल्सिव। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, इफ रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियाई इज एस्टिमेटेड टू बी 3.9 फर्मी, देन रेडियस ऑफ कोई एटम है बच्चे जिसका एटॉमिक नंबर है 52, न्यूक्लियस बी नियरली। तो हम लोग जानते हैं R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है A का पावर 1/3 का, तो R1/R2 लिख सकते हैं A1/A2 का पावर 1/3। अब यहाँ से आप देखेंगे तो R1 कितना है, R1 है 3.9, R2 हमें फाइंड आउट करना है, और A1 है 27, A2 है 125, पावर देंगे 1/3। तो 3.9 अपॉन R2 27 का हो जाएगा 3 और 125 का हो जाएगा 5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो R2 हो जाएगा 5/3 इंटू 3.9। ठीक है, और ये आ जाएगा 6.5 फर्मी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चे, देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मेड 4 times देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंजेस बाय द फैक्टर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को, तो देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है H/P, और P को लिख सकते हैं √2mk, और बोल सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √k। ठीक है, लैम्डा 1/λ2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा √k2/k1, क्या हो जाएगा k2/k1। तो देखिए लैम्डा 1/λ2 हो गया √k2/k1। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मेड 4 times, तो लैम्डा 1/λ2 k2 कितना हो गया 4k, और पहले कितना था k। तो आप यहाँ पे देखेंगे लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1/2, लैम्डा 1/2। तो हमसे पूछ रहा था क्या कि चेंजेस बाय द फैक्टर, कितना फैक्टर से चेंज हो जाएगा, दैट इज लैम्डा 2/λ1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 1/2। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दे रखा है, अ न्यूक्लियाई X224 mass number 224 is unstable and it emits a series of alpha, beta and gamma particles and finally forms a stable product by may be। by क्या हो सकता है, तो देखो अल्फा बीटा गामा इमिट होता है, तो बीटा से सिर्फ एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता है, अल्फा से मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों पे फर्क पड़ता है, गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ मास नंबर दे रखा है, तो मास नंबर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा पे। तो कितना अल्फा, अब इसमें बताया नहीं गया कि कितना अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो पॉसिबल मास नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो 224 है इसका, है ना, एक अल्फा निकलेगा बच्चे तो 220 हो जाएगा, फिर 216 हो जाएगा, और निकल गया मान लो 212 हो जाएगा, फिर 208 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर 196 हो जाएगा, फिर 192 हो जाएगा, फिर 188 हो जाएगा, फिर 184 हो जाएगा, फिर 170 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये सारे पॉसिबल मास नंबर है। तो देख लीजिए कौन सा है, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है,
तो 192। इन सब में से सिर्फ यही एक आ रहा है 192, 182 भी नहीं है यहाँ, 186 भी नहीं है यहाँ, और 198 भी नहीं है। इसका मतलब 192 में कितना अल्फा पार्टिकल इमिट होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फा पार्टिकल इमिट होने के बाद क्या बनेगा? 192 आ जाएगा। क्लियर है? तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ऑल पीरियोडिक मोशन इज नेसेसरली एसएचएम। गलत स्टेटमेंट है, सारे के सारे पीरियोडिक मोशन एसएचएम हो ये कोई जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होता है, तो ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा, एन ऑसिलेटरी मोशन में बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, में भी, तो ठीक है, सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखेंगे हम लोग इसके बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन। थ्योरी का सवाल है बच्चे। तो बैरियर पोटेंशियल तीनों चीज पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग एंड टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मैच द कॉलम। अब इसमें देखिए कॉलम 1 में दे रखा है मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी, मिनिमम नेगेटिव एक्सेलरेशन, मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये लगता है एसएचएम का है। और दूसरे साइड में दे रखा है टाइम पीरियड, टाइम दे रखा है 0 T/2 T/4 एंड T। तो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होता है हमें पता है, वो रहा होगा T/4 पे। कहाँ रहा होगा? T/4 पे। तो A का 4 हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा, ठीक। मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी एक तो T=0 पे है ना, T=0 पे, और दूसरा कब रहा होगा? दूसरा रहा होगा T पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एंड T। तो फर्स्ट एंड 4। क्लियर है ना? और आगे देखते हैं नेक्स्ट, मिनिमम नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब हो जाएगा? मिनिमम बोल रहा है, तो हो जाएगा T/4 पे। तो 3 ऑप्शन, इतना से ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, है ना। तो पहला का 3 हो गया, ठीक है, दूसरा का 1 एंड 4 हो गया, सही है, सी का 3 हो गया। तो यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन बन रहा है बच्चे, और कोई है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्या बोला जा रहा है? इन द गिवन सर्किट करंट फ्लोइंग इन जेनर डायोड विल बी। जेनर डायोड के अंदर करंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसके अक्रॉस करंट हम लोग लिख सकते हैं। तो 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस दे रखा है 2 किलो ओम, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा 12/2 किलो ओम, दैट इज 6 मिली एम्पियर। तो इस वाले पार्ट में जा रहा है 6 मिली एम्पियर, ठीक है। 12 वोल्ट बच्चे यहाँ पे चला गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 18, है ना। और इसमें जो करंट आई हो जाएगा, आई करंट क्या हो जाएगा? आई, वो आई कितना हो जाएगा? 18/1 किलो, ठीक। 18/1 किलो ओम, और ये हो जाएगा 18 मिली एम्पियर। तो 18 मिली एम्पियर में 6 चला गया इधर, तो इस तरफ से कितना गया बच्चे? 18 इधर से आया है, 6 इधर गया, तो इस तरफ जाएगा 12 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा? 12 मिली एम्पियर, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 12 मिली एम्पियर, थर्ड ऑप्शन।
क्लियर, क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सर्किट डायग्राम। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ही केस में बल्ब नहीं जलेगा, जब दोनों स्विच क्लोज होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट इस तरफ फ्लो करेगा, इससे फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट जीरो आएगा। मतलब कि जब दोनों 1 होगा तब जीरो आएगा, दोनों 1 होगा तो जीरो होगा। बाकी सारे केस में आउटपुट क्या आना है, 1 आना है। तो 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1, ये किसका है, नैंड गेट। किसका है, नैंड गेट। क्लियर है? तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, फॉरवर्ड होने के लिए हमेशा ए वाला साइड लो होना चाहिए और ए वाला हाई होना चाहिए। तो देख लो, उल्टा अगर है तो ये लो है और ये हाई है, तो ये तो फॉरवर्ड है, ठीक है ना। यहाँ भी ये हाई है, लो है, ये फॉरवर्ड है, ठीक है। हमें रिवर्स वाला पूछ रहा है, तो ये दोनों नहीं है, तो हम फॉरवर्ड लिख रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जीरो है और ये मतलब हाई और नेगेटिव है, लो है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, है ना। ये देखो -2 है और ये -12 है, तो ये हाई है और ये लो है, ये रिवर्स बायस्ड है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो रिवर्स बायस्ड क्या है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 when a slow neutron is captured by a uranium 235 nucleus, a fission energy releasing 200 mega electron volt. If power of nuclear reactor is 2 megawatt, when rate of nuclear fission is। तो मान लेते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन n है, तो n इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 200 मेगा वॉट के, ठीक। तो n 200 मेगा का मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और हो गया 200 इंटू 10⁻6। अब यहाँ से आप कट सकते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन बन जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन द फॉलोइंग फिगर block is slightly displaced vertically down from its equilibrium position and released, find time period of vertical oscillation assuming pulley to be light। क्या बोला जा रहा है कि अगर ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, तो सबसे पहले मान लो ब्लॉक को मैंने x से डिस्प्लेस किया, है ना। तो ब्लॉक को जब मैं x से डिस्प्लेस करूंगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पुली जो है वो x/2 से नीचे जाएगा। कितना से, x/2 से, ठीक है। अब पुली जब x/2 से नीचे जा रहा है, मतलब स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन जो है ना, वो कितना है, x/2, क्योंकि जितना स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन होगा उतना ही पुली नीचे जाएगा। तो इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा k इंटू x/2, ठीक। अब इसमें जो टेंशन होगा बच्चे स्ट्रिंग में, है ना, तो क्या हो जाएगा 2t, t एंड t, 2t स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है, kx/2 इक्वल टू 2t और t इक्वल टू हो जाएगा kx/4।
अब यहाँ पे जो T है वही क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक का, है ना। तो क्या लिखते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स मेरे को मिल गया है कितना, kx/4। तो रीस्टोरिंग फोर्स kx/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर x। तो m के जगह पे 2m हो जाएगा क्योंकि मास 2m है, ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर हो गया k/8m, सॉरी k/8, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा k/8m और टाइम पीरियड लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर 8m/k, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 पाई रूट अंडर 8m/k। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, The reason for introducing Laplace correction in the expression for the velocity of sound in the gaseous medium, है ना। आप अगर न्यूटन्स का जो लॉ है वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए, उसका करेक्शन किया था लैप्लास ने, तो उनके अकॉर्डिंग, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड था उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। लैप्लास ने बोला था कि नहीं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें हीट कांस्टेंट होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नो चेंज इन द हीट ऑफ द मीडियम ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज x = a cos अल्फा t का होल स्क्वायर। द मोशन इज, है ना, देखिए कोसाइन फंक्शन हो, साइन फंक्शन हो, है ना, ओसिलेटरी तो होता ही है ना। तो ओसिलेटरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो ओसिलेटरी तो होगा, ठीक है। अब पीरियोडिक है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, t के जगह पे t+t मान लेते हैं किसका, टाइम पीरियड t है। तो टाइम पीरियड t है तो रिपीट करेगा, सेम वैल्यू आएगा t के बाद। अब इसमें पुट करके देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, a cos अल्फा t के जगह पे t+t लिख देंगे का स्क्वायर, है ना। तो पहले जो आ रहा था वही बाद में भी आना चाहिए सेम। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा a cos, है ना, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर t+t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकेंड, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए अल्फा टी का होल स्क्वायर, है ना। इन दोनों का वैल्यू सेम होने के लिए ये दोनों एंगल सेम हो, नहीं तो अल्फा टी का होल स्क्वायर प्लस 2n पाई, क्योंकि 2n पाई पे रिपीट हो जाता है चीजें, इज इक्वल टू होना चाहिए अल्फा स्क्वायर t+t का होल स्क्वायर, जो कि नहीं है, नहीं होगा, इसका मतलब पीरियोडिक नहीं है, तो नॉट पीरियोडिक। तो ओसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं अगला सवाल 25 नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा है, बॉडी ऑफ मास 0.04 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM अबाउट x = 0 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स शोन इन द फिगर। द पीरियड ऑफ द SHM, इसमें पीरियड कैलकुलेट करना है, पीरियड बताना है, टाइम पीरियड क्या होगा। अब यहाँ पे f एंड x के बीच में ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स, ये m ओमेगा स्क्वायर a है, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर a मेरे को दिख रहा है कि 12 है, तो मास कितना है 0.04, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना है 3, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 12। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा 100, है ना, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ओमेगा स्क्वायर 100, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 10, तो 2π/t हो गया 10। तो t यहाँ से लिखोगे तो हो जाएगा 2π/10, तो ये हो जाएगा 0.628, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। किसी तरह का कोई समस्या नहीं।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस progressive waves given by 1 equal to 8 sin 600 pi t and by 2 6 sin 608 pi t. Number of beats produced per minute पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, ये है 2 पाई f इंटू टी, है ना, और ये कितना दे रखा है 600, f1 मान लो फ्रीक्वेंसी 600 पाई टी, तो पाई से पाई गया, टी से टी गया, f1 हो जाएगा 300। सिमिलरली f2 लिखेंगे यहाँ पे, है ना, तो f2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2f 608 है तो 304 हो जाएगा। और बीट फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो 304 माइनस 300 4 हो जाएगा, 4 बीट पर सेकंड, है ना। हमसे पूछ रहा है बच्चे पर मिनट, तो पर मिनट लिखेंगे तो 4 इंटू 60, 60 सेकंड में कितना हो जाएगा 240। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। 27 के अंदर क्या है, बोला जा रहा है अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M। एक रोप है, ठीक है, लेंथ L है और मास M है, लेंथ L है और मास M है, इज हैंग्ड वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट अ ब्लॉक ऑफ मास 8m इज अटैच्ड एट द फ्रेंड ऑफ द रोप, अ ट्रांसवर्स पल्स, इसमें पल्स जनरेट किया गया, इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, नीचे पल्स जनरेट किया गया, द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेज द टॉप ऑफ द रोप इज लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 का प्रोड्यूस किया गया, ऊपर पहुंचा तो लैम्डा 2 हो गया, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर टेंशन अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर आप टेंशन लिखेंगे तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा बच्चे 8 mg, और टॉप पे अगर टेंशन लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8m प्लस m 9 mg, है ना, 9 mg। इसलिए अगर आप लिखेंगे क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है रूट टी अपॉन म्यू, ठीक। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो यहां से यहां जब पल्स मूव करेगा उसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगा, वो रहेगा फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या हो जाएगा v1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। तो यहां से हम लोग और लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा लैम्डा 1 v1 अपॉन v2, और बोल सकते हैं v प्रोपोर्शनल होता है रूट टी के, तो रूट t1 अपॉन t2। क्लियर है। अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू रूट t1, नीचे लैम्डा 1 है तो नीचे मास कितना हो जाएगा 8 mg, और ऊपर का टेंशन कितना है जी 9 mg, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आएगा, ऊपर रह जाएगा 2 रूट 2, रूट 9 हो जाएगा 3, तो ये आंसर हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 3। 27 का सही ऑप्शन आएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ पे रोप में नीचे की तरफ वेव जनरेट किया गया जिसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, वो मूव करके ऊपर जा रहा है। हमें पता है कि ऊपर जाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, वेव का बढ़ेगा तो वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रहता है कांस्टेंट। तो हमने दोनों जगह फ्रीक्वेंसी इक्वेट किया है और सॉल्व किया है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, अ पाइप ऑफ 84 सेंटीमीटर long open at both the ends produces harmonics which harmonic mode of pipe resonate at 100 Hz source। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V/2L और V है
336 2 इंटू एल लिखेंगे तो हो जाएगा 0.84 मीटर। इसको सॉल्व करोगे बच्चे आएगा 200 हर्ट्ज, है ना। तो ये तो फर्स्ट हार्मोनिक है ना। तो मान लो इसका nth हार्मोनिक लिखेंगे तो एन वी अपॉन 2l, यानी कि n इंटू 200, v अपॉन 2l क्या है 200, n इंटू 200 किसके इक्वल होना चाहिए, इससे रोजनेट कर रहा है तो इसी के इक्वल होना चाहिए। तो n इक्वल टू 5 आया और इसका मतलब हो गया फिफ्थ हार्मोनिक। क्या हो गया, फिफ्थ हार्मोनिक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा थर्ड फिफ्थ हार्मोनिक। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है अगला सवाल। अ फोर्स F acting on a body depends on its displacement as F proportional to S का power minus 1/4. The power delivered by F will depends on displacement as। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, फोर्स बोला जा रहा है प्रोपोर्शनल है S का पावर माइनस 1/4 के। ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/4 के। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे v dv अपॉन ds, और वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस 1/4 के। तो v dv ध्यान रखिएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा s का पावर माइनस 1/4 इंटू ds के। ठीक है, यहाँ पे वी स्क्वायर आएगा तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1, है ना। तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा s का पावर माइनस 1/4 प्लस 1 3/4, और लिख सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू s का पावर 3/8। v इज प्रोपोर्शनल टू 3/s का पावर 3/8। क्लियर है, क्लियर है। अब पावर लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल है बच्चे किसके, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, फोर्स हो गया s का पावर माइनस 1/4 और वेलोसिटी हो गया s का पावर 3/8। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 3/8, है ना। और ये कितना आ जाएगा देख लो, ये आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस 3 p प्रोपोर्शनल टू, तो p प्रोपोर्शनल टू s का पावर 1/8। क्या आ जाएगा 1/8, और सही ऑप्शन हो जाएगा 29 का 2। क्या हो जाएगा 29 का 2। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में एक चीज बता देना चाहता हूं मैं, यहाँ दो आंसर सही होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्योंकि इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, 4 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस R forms a single large drop. The ratio of surface energy before and after of this change is। तो 4 ड्रॉप्स है, तो पहले का एनर्जी लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू टी सरफेस टेंशन मान लीजिए, है ना, और एरिया हो जाएगा 4πr²। अब ये सब मिलके अगर सिंगल ड्रॉप बना रहा है तो उसका रेडियस हमें लिखने आता है, और रेडियस हो जाता है n का पावर 1/3 इंटू आर, तो 4 का पावर 1/3 इंटू आर। क्लियर है ना। और दूसरा E2 जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे E2, तो E2 क्या हो जाएगा, दूसरे बड़े वाले ड्रॉप का एनर्जी, तो इसका सरफेस टेंशन इंटू इसका एरिया, तो 4π और R इसका हो जाएगा बच्चे 4 का पावर 2/3 r²। हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी, दैट इज E1 अपॉन E2। ठीक है,
तो आपके सामने पता है 4 इंटू 4t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 का पावर 2/3, तो 4 पाई आर स्क्वायर टी, अब यहाँ बचा 4/4 का पावर 2/3, और लिख सकते हो 1 माइनस 2/3, 4 का पावर 1/3:1। तो ये सही है पहला भी, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रॉन्ग? ए CP अपॉन CB गामा होता है, CP गामा R अपॉन गामा -1, ये भी सही है, ये भी सही है। सबसे गलत तो पहला ही ऑप्शन है, तो 31 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सर्कल ऑफ रेडियस R इज drawn in uniform electric field as shown in the figure. VA, VB, VC and VD are respectively the potential of point A, B, C and D at the periphery of the circle. Then यहाँ पे क्या देख रहे हैं? A, B, C, D, क्लियर है? A, B, C, D, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बच्चे हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो इस तरफ हाई है पोटेंशियल, और इस तरफ जाओगे तो इधर लो हो जाएगा। और C और D तो सेम ही लाइन पे आ रहा है, C और A सेम ही लाइन पे हो रहा है, तो VA इक्वल टू VC हो जाएगा, है ना। और D B से ज़्यादा हाई पे है, तो देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, VA इक्वल टू VC, है ना, और VD इज ग्रेटर देन VB, तो थर्ड ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? तो 32 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं रहेगा इसमें। 33 देखिए यहाँ पे क्या है, इन द फिगर शोन द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर C इज 4 माइक्रोफैराड, द करेंट इन 4 ओम रजिस्टर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे बच्चे कैपेसिटर का बिहेवियर ओपन सर्किट जैसा हो जाता है, तो इस वाले पार्ट में करंट 0 हो जाएगा, है ना। तो करंट R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सर्किट का, तो इसमें तो करंट होगा नहीं, तो यूजलेस है। R इक्विवेलेंट अगर सर्किट का हम लोग निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 और 6 का 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 10 प्लस 3.6, तो ये हो जाएगा 2.4 प्लस 3.6 और हो जाएगा 6 ओम। और करंट I लिखेंगे बैटरी से, तो बैटरी से करंट हो जाता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, तो V कितना हो गया 12, क्या हो गया 12। R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R इक्विवेलेंट हो गया 2 एम्पियर, क्या होगा 2 एम्पियर, ठीक है। अब ये 2 एम्पियर यहाँ से चलेगा, यहाँ 2 एम्पियर आया है। अब आपसे पूछ रहा है 4 वाले में करंट, किसमें पूछ रहा है? 4 ओम रेजिस्टेंस में। तो अगर इसमें करंट मुझे को लिखना है ना, तो I1 बोल देता है इसको। तो जिसमें करंट लिखना होता है, इसका फॉर्मूला आपको बताया था, दूसरा वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे, है ना, 6, दोनों का सम। देखो बच्चे I1 लिखोगे तो R2 आएगा, नीचे R1 प्लस R2 और इंटू I आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें लिख रहा हूँ तो ये वाला रेजिस्टेंस, दोनों का सम, तो 6 और 4 10 और इंटू 2, तो कितना हो गया देख लो, ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर, ऑप्शन हो जाएगा 2। तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। आ जाइए 34 की तरफ। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर? करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है और इसके एक्सिस के अलोंग एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है। द स्ट्रेट वायर विल एक्सर्ट एन इनवर्ड फोर्स। देखिए अब इस लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन पे हो जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक ही लाइन पे आ गया, पैरेलल हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा?
0, तो विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। द फिनोमिना इन्वॉल्विंग इन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर के अंदर क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एयर ड्यूरिंग मिराज। जैसे मिराज में होता है लेयर ऑफ एयर के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने लगता है और उसके वजह से TIR होता है। सेम चीज होता है किसके अंदर? आयनोस्फेयर के अंदर रेडियो वेव्स जब रिफ्लेक्ट होता है। तो 35 का हो जाएगा 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अ 0.2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग अ करंट 60 मिली एम्पियर। आई दे रखा है 60 मिली एम्पियर, सॉरी 60 एम्पियर, सॉरी माफ कीजिएगा। इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कितना? 5 मिली टेस्ला, है ना। लेंथ भी दे रखा है 0.2 मीटर, ठीक है। द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर, वेलोसिटी भी दे रखा है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले फोर्स लिख लेते हैं, तो फोर्स हो जाएगा BIL और पावर लिखेंगे तो हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो BIL इंटू V। तो B हो गया 5 इंटू 10⁻³ I हो गया 60, L हो गया 0.2 और स्पीड हो गया 2। अब इसको देख लीजिए कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 30 120 इंटू 10⁻³ और 120 मिली वॉट। क्या हो जाएगा? 120 मिली वॉट। तो 36 का 4। क्लियर है? क्लियर है। आगे देखेंगे अगला सवाल 37। इफ A and B denotes power point then bandwidth of the quality factor। A हो जाता है बच्चे बैंडविथ डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा हो जाएगा 49 माइनस 25 और यह है 24। क्या है? 24। और ए ओमेगा नॉट हो जाता है ए ओमेगा 1 ओमेगा 2 रूट अंडर ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो हो जाएगा 25 इंटू 49 और यह आ जाएगा 35। ठीक है। तो हमें लिखना है दूसरा इसके अंदर क्वालिटी फैक्टर। क्या लिखना है? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। तो हो जाएगा 35 अपॉन 24। तो पहले तो डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ लिखना था, तो हो गया 24, और फिर लिखना था क्या? क्वालिटी फैक्टर, जो कि हो जाएगा 35 अपॉन 24, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 38 नंबर। The wave of 8 micrometer waves are incident normally on a slit of 1.6 millimeter। स्लिट का 1.6 मिलीमीटर विड्थ है, मतलब A हो गया 1.6 मिलीमीटर। ठीक है। और वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 100 माइक्रोमीटर। द वैल्यू ऑफ डिफ्रैक्शन एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है बच्चे लैम्डा बाई ए। तो लैम्डा हो जाएगा 800 इंटू 10⁻⁻6 और ए हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ और ये हो गया साइन थीटा। इसको सॉल्व कीजिए। तो ये 3 और 2 5, ए बच गया 1, यानी कि 0.8 अपॉन 1.6 1/2। थीटा सॉल्व करेंगे, साइन थीटा आ गया बच्चे 1/2, तो साइन थीटा हो जाएगा π/6। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 38 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है। 39 में
न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। सही है, सही है स्टेटमेंट है ना, सही है। रीजन द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज, सही बात है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो 39 का हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल 39 के बाद 40 देखिए क्या बोला जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v1 हैज वेवलेंथ λ1, अदर इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v2 हैज वेवलेंथ λ2। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हैं, λ1 क्या हो जाएगा h/m(v1), तो v1 यहां से लिख सकते हो आप, h/m λ1 हो जाएगा। तो सिमिलरली v2 लिखेंगे तो हो जाएगा h/m λ2। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 1/λ1 का स्क्वायर माइनस 1/λ2 का स्क्वायर। यही करना था, स्क्वायर करके माइनस करना था। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो 40 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चे, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, saturation current I in the photoelectric experiment is 10 ampere if 5% of incident photon electron, then number of photon incident per second। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 10 एम्पियर सैचुरेशन करंट है और जितना भी फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसका 5% ही कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ टोटल फोटोन फॉल कर रहा है, तो उसका 5% हो जाएगा 10, है ना, और इतना फोटोन ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हो गया चार्ज पर सेकेंड करंट, ये किसके बराबर होना चाहिए 10 एम्पियर के। तो n कितना हो जाएगा बच्चे, तो n हो जाएगा 1000, इधर चला गया, अपॉन 8 और इंटू 10⁻19, तो हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻21। सॉल्व करेंगे तो, और ऑप्शन हो जाएगा 2। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए 41 नहीं 42, माफ करना, 41 तो हो गया। 42, अ हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 12.089 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय। चलिए क्या बोला जा रहा है, देखिए ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब इसको एनर्जी दे दिया गया कितना, तो इसको एनर्जी दे दिया गया, तो चेंज कर लिया होगा अपना स्टेट, कितना एनर्जी दिया जी, तो 12.089। तो 12.089 दे दोगे तो इसका एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -13.6 12.089, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.51 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, मान लेते हैं nth स्टेट में चला गया। अब हमें पता है nth स्टेट का एनर्जी क्या होता है, ये हो जाता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, तो n स्क्वायर हो जाएगा -13.6 माइनस में, ठीक है, अपॉन -1.51, तो n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9, n इक्वल टू आ जाएगा 3, n इक्वल टू क्या हो गया 3। तो बोल रहा है इंक्रीज एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंज आया, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट में क्या आ जाएगा जी, एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चे NH/2π, है ना, और इसमें तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा L हो जाएगा, थर्ड में गया है तो 3H/2π, फर्स्ट में था तो क्या था H/2π, तो 3H - 2H तो 2H/2π और H/π
h कितना है, h कितना है, h का वैल्यू आपको पता होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और पाई हो जाएगा 3.14, तो ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा माइनस 34, तो 2 पॉइंट समथिंग 42 का 1 होगा, तो 42 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे 1। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। Assuming the diode to be of silicon with forward resistance 0, है ना, डायोड का रेजिस्टेंस 0 है, आइडियल है। द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट, देखो बेटा ये 0 वोल्ट है, बैटरी लगा दिया 30 वोल्ट का, तो इधर हो गया प्लस 30 वोल्ट और इधर हो गया 0, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितने का, 30 वोल्ट का। तो बोल रहा है करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट, तो आई हो जाएगा 30/5 किलो ओम और ये 6 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4। तो 43 का ऑप्शन नंबर हो गया 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो चलिए 44, a potential barrier of 0.7 volt exists across a PN junction if the depletion region is 1.4 into 10 to the power minus 4 मीटर। देखिए एक PN जंक्शन है, ठीक है, और ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ है d और पोटेंशियल बैरियर है v, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा v/d। v दे रखा है 0.7 है ना, और d दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 6 है ना, और ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल आसान था। ये डिप्लीशन रीजन है, इसका विड्थ पता है, इसके क्रॉस बैरियर पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड v/d हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए तो 45 देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल is represented by equal to 9 cos pi/12 minus 6 omega t. The motion of particle is, अब इस ऑप्शन में से चूज करना है सिंपल हार्मोनिक, तो cos ओमेगा टी है, सिंपल हार्मोनिक होगा ही, तो सिंपल हार्मोनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको लिख लेते हैं। हम लोग को पता है क्या हो जाता है, बाई इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस या प्लस फाई होता है इक्वेशन SHM का। तो आप कंपेयर करेंगे तो फाई के जगह पे क्या है pi/12 और ओमेगा टी की जगह पे 6 ओमेगा टी है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश बोल लीजिए, तो ओमेगा डैश इक्वल टू 6 ओमेगा है बच्चे, है ना। ओमेगा डैश को लिख सकते हो तुम 2π/t जो टाइम पीरियड होता है, ये 6 ओमेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/6 ओमेगा और π/3 ओमेगा। तो SHM तो है ही, और लेकिन टाइम पीरियड कितना है π/3 ओमेगा, सही ऑप्शन है सेकंड। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। 46, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करते रहता है, रेस्टोरिंग फोर्स चेंज करते रहेगा, एक्सचेंज होते रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होते रहेगा, कांस्टेंट क्या रहेगा बच्चे, फ्रीक्वेंसी। तो सही आंसर हो जाएगा 46 का 4 फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या देखेंगे हम लोग, तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव गिवन है बाई इक्वल टू 0.7 sin 2πt माइनस x/3। अब यहाँ पे देखोगे तो एम्पलीट्यूड है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। On reflection from a denser medium, its amplitude becomes 4/5 times of the amplitude. तो एम्पलीट्यूड जो रिफ्रैक्शन का हो जाएगा वो 4/5 इंटू इनिशियल कितना था 0.75, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0.6। ठीक है, ऑप्शन में भी सब 0.6 ही है सारा। ठीक है, अब जब वेव रिफ्लेक्ट होता है बच्चे, और जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है ना, तो पाई का फेज गेन होता है और डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, पीछे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा,
तो मैं इक्वेशन अगर रिफ्लेक्शन वेव का लिखूंगा तो एम्पलीट्यूड हो गया 0.6 और साइन 2 पाई टी माइनस के जगह पे प्लस x/3 हो जाएगा और प्लस पाई हो जाएगा। तो साइन पाई प्लस समथिंग माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस 0.6 साइन 2 पाई टी प्लस x/3। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। 0. पहला ही ऑप्शन है, तो 47 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे देख लीजिए एम्पलीट्यूड हो गया है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेव रिफ्लेक्ट होगा तो पीछे की तरफ आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस बता रहा है क्योंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है। आगे देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड प्रोड्यूसेस अ फंडामेंटल नोट ऑफ 308 हर्ट्ज। इट इज कट इनटू 2 पाइप ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए एक पाइप है कैलकुलेशन के लिए और ये ओपन है दोनों तरफ। नहीं ओपन है क्या? पाइप क्लोज एट वन, नहीं माफ कीजिएगा, एक तरफ से बंद है और एक तरफ ओपन है। इसका लेंथ 2L ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V4L होता है, तो L की जगह पे 2L लिखेंगे और ये कितना है 308। तो यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि V/8L 308 है, V/L हो जाएगा 308 × 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला गया कि इसको कट कर दिया, तो जब कट करोगे तो एक ओपन पाइप मिलेगा और एक क्लोज पाइप मिलेगा, है ना। लेंथ दोनों का क्या, इसका 2L था तो इसका L हो गया, इसका L हो गया। अब बोल रहा है कि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनाओ दोनों का, तो इसका फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल क्या हो जाएगा बेटा, ओपन पाइप है तो V/2L। तो V/2L लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 1/2। देखो V/L हमने लिखा है तो 308 × 8, तो कट गया 4 आ गया, तो ये 1232 हर्ट्ज पहले वाले का। दूसरा का देखते हैं क्लोज वाले का, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा V/4L। तो क्या लिखेंगे 1/4 और इंटू 308 और इंटू 8, तो 2 से कट गया, तो हो जाएगा 616 हर्ट्ज। तो एक का 616 हो जाएगा, दूसरे का 1232 हो जाएगा। तो 616 1232 किस में है, तो यह है ऑप्शन नंबर 3 में। किस में है बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर है, तो 48 का 3 हो गया। क्लियर है, अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इन अ मीडियम इन विच ट्रांसवर्स वेव progressive wave traveling the phase difference between the points with a separation 2.5 सेंटीमीटर is π/3। देखिए डेल्टा एक्स दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा फाई π/3 दे रखा है। हम लोग जानते हैं डेल्टा फाई होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई π/3 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स 2.5 इंटू 10⁻⁻²। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो 6 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻², 15 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है। द वेलोसिटी क्या बोलते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 800 हर्ट्ज देन वेलोसिटी इन द मीडियम। वेलोसिटी इन द मीडियम, वेलोसिटी लिखना है, वेवलेंथ मिल गया तो v इक्वल टू क्या होता है f इंटू लैम्डा। तो 800 हर्ट्ज इंटू 15 इंटू 10⁻⁻², कट गया
कितना आया जी 120 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 49 का 2, 49 का 2। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ लेते हैं इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 50 को, अ स्ट्रिंग ऑफ मास 1.5 kg इज अंडर टेंशन ऑफ 45 न्यूटन। टेंशन में है 45 न्यूटन के। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 300 मीटर। इफ द ट्रांसवर्स जर्क इज स्ट्रक एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग द डिस्टर्बेंस विल रीच अदर एंड इन टाइम। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ वेव तो v हो जाता है √t/μ। तो सबसे पहले तो म्यू लिख लेते हैं। तो म्यू होता है m/l। मास है 1.5 kg और लेंथ कितना है 30 मीटर। कितना है, तो म्यू का वैल्यू ही 1/20 है। v कैलकुलेट कर लेते हैं। तो t हो जाएगा 45, अब म्यू हो जाएगा 1/20, तो हो जाएगा 900, ऊपर जाएगा है ना। और वेलोसिटी आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम यहाँ से A से B तक जाने में लगेगा टाइम। कितना डिस्टेंस है 30 मीटर और स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।